एमए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, कल हमने आपको वर्बल लर्निंग के बारे में बताना शुरू किया था और उसमें वर्बल लर्निंग की जो प्रोसेस है वह आपको बता रहे थे और ये बताए कि क्रमिक स्थिति वक्र सीरियल पोजीशन कर्व के बारे में बताया और क्लस्टरिंग के बारे में बताना शुरू किया था। हमने आपको कल बताया कि जो बॉसफील्ड ने 1953 में जो अध्ययन किया उसमें उन्होंने ये पाया कि जो मुक्त पुनः स्मरण होता है, फ्री रिकॉल, अगर सीरियल लर्निंग्स नहीं करते हैं, फ्री रिकॉल में अगर ऐसी सूची देते हैं जिसके कि पद जो हैं आपस में किसी भी प्रकार से एक दूसरे से संबद्ध होते हैं, तो जो सूची होती है उसमें इन पदों को चाहे जितनी दूर दूर पे क्यों न रखा हो, जब रिकॉल किए जाते हैं तो यह पद एक साथ रिकॉल किए जाते हैं। फ्री रिकॉल का मतलब ही है कि प्रयोज्य चाहे जैसे उसका रिकॉल करे, तो ये अपनी कैटेगरीज के आधार पर इसी तरह से एक साथ रिकॉल किए जाते हैं। और बॉसफील्ड ने अपने सहयोगियों के साथ जो है इस प्रकार का अध्ययन करके ये पाया कि ऐसा कई सूचियां ली उन्होंने, कई कैटेगरी के उसमें पदों को रखा, उन्हें मिक्स किया और ये देखा कि ये बड़े साइंटिफिक ढंग से उन्होंने अध्ययन किया, सैंपल भी अपना वैज्ञानिक ढंग से लिया था और इन्होंने ये कहा कि जो क्लस्टरिंग की प्रक्रिया है उसको अनेक फैक्टर्स जो हैं प्रभावित करते हैं, जैसे प्रयास की संख्या है, पद में भाषा किस प्रकार की है, पदों का क्रम क्या है और कितनी उनकी आवृत्तियां हैं। यह सब चीज़ें जो हैं इन्होंने बताया कि ये सब जो हैं क्लस्टरिंग को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि जैसे कॉफर और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने अध्ययन किया और ये निष्कर्ष दिया कि यदि एक कोटि के एक कैटेगरी के शब्दों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए तो जो क्लस्टरिंग है वह अधिक होती है और विभिन्न कोटि के पदों को रैंडम ढंग से अगर प्रस्तुत किया जाता है तो गुच्छन जो है कम मात्रा में, कम स्पष्ट और कम संगठित होता है। टुलविंग ने भी अपने प्रयोग में 16 पदों की 2 सूचियां ली और इनमें जो था एक सूची उच्च संगठन वाली और दूसरी सूची निम्न संगठन वाली थी। उच्च संगठन वाली सूची ऐसी सूची थी जिसका कि प्रयोज्य जो थे अन्य प्रयोगों में पुनः स्मरण कर चुके थे और इसके उपरांत ये निष्कर्ष इन्होंने पाया कि जो उच्च संगठन वाली सूची थी उसका अधिगम सरल था और उन्होंने यह भी निष्कर्ष दिया कि जो प्रयोज्य हैं वह सूची को फिर से संगठित जो करते हैं सुविधापूर्ण अधिगम के लिए करते हैं और जो क्लस्टरिंग का प्रक्रम होता है उसका घटित होने का जो मुख्य कारण इन्होंने ये कहा कि सुविधापूर्ण अधिगम ही इसका मुख्य कारण है। इसके अलावा भी एक और प्रक्रिया वर्बल लर्निंग में मिलती है, वह है कोडिंग, कूट संकेतन। कूट संकेतन का अर्थ होता है कि जो वाचिक सामग्री होती है उसका अध्ययन जो है वह कुछ संकेतों के आधार पर किया जाए या पदों को रूपांतरित करके किया जाए। कूट का अर्थ एक तरह से छिपा हुआ होता है, तो ऐसे छिपे हुए संकेतों के माध्यम से प्रयोज्य, जैसे कि निरर्थक पदों को जो सीखता है प्रयोज्य, कई बार जैसे BSU दिया, प्रयोज्य ने मन ही मन इसको बस के रूप में दोहरा लिया और ये संकेत कर लिया कि BS पहले है, U बाद में है, लेकिन उसने इस तरह से याद करने के बजाय सीधा सीधा एक इसको सब या बस के रूप में
एक सार्थक शब्दों में परिवर्तित करके संकेत बना लिया और इस आधार पर उसने रिकॉल किया। और इस तरह के अध्ययन ये बताते हैं कि प्रयोज्य जब निरर्थक पदों का संकेतन सार्थक पदों के रूप में करके सीखते हैं तो उनका जो सीखना है, अधिगम कार्य जो होता है वह सरल हो जाता है। साथ ही साथ यह भी निष्कर्ष निकला कि जब प्रयोज्य जो हैं अक्षरों को किसी भी क्रम में पुनः स्मरण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो ऐसी अवस्था में जो कूट संकेतन है वह पुनः स्मरण में अधिक सहायक होता है। इस संबंध में और भी अध्ययन हुए हैं और अध्ययनों से जैसे स्पीयर 1967 ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो निरर्थक पद होते हैं उसमें अउच्चारणशीलता जितनी अधिक, यानी जिसमें उच्चारणशीलता नहीं होती है, उसमें प्रयोज्य कूट संकेतन का प्रयोग उतना ही अधिक करता है। और जब उच्चारणशीलता अधिक होती है तो कूट संकेतन का उपयोग कम होता चला जाता है। निरर्थक अक्षर जो होते हैं उसे शब्दों में परिवर्तित करके सीखना कूट संकेतन का ही एक प्रकार है। और जो प्रायोगिक परिणाम मिले हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अपरिचित, उच्चारणशील, निरर्थक ये सब जो हैं इनका जो है अधिगम प्रयोज्य कूट संकेतन के आधार पर ही करता है। वाचिक अधिगम के संदर्भ में जो अध्ययन किए गए हैं उसमें यह बातें, कुछ अध्ययन इस बात को स्पष्ट करते हैं कि उत्तेजना प्रतिक्रिया शब्द को देखकर जब प्रयोज्य अपनी जो है प्रतिक्रिया को संशोधित करता है तो ऐसे में संशोधन में प्रयोज्य की प्रतिक्रिया दृढ़ होती है और इस प्रकार से जो वाचिक अधिगम की जो क्रिया है उसमें उत्तेजना प्रतिक्रिया के बीच साहचर्य स्थापित होता है। और ये कहा जा सकता है अध्ययनों के आधार पर कि उत्तेजना और प्रतिक्रिया में साहचर्य जो स्थापित होता है उसका मुख्य कारण उत्तेजना और प्रतिक्रिया शब्दों की समीपता होती है। अतः ये कहा जा सकता है कि समीपता के नियम के आधार पर, समीपता के नियम के कारण ही वाचिक अधिगम होता है। इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन करके यह भी बताया है कि इसमें जो है मध्यस्थता प्रक्रम भी कार्य करता है। मध्यस्थता प्रक्रम का अर्थ है कि जब वाचिक अधिगम में यदि हम उत्तेजना प्रतिक्रिया जो शब्द ले रहे हैं यानी पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग जब करा रहे हैं तो इसके बीच में अगर अर्थपूर्ण अव्यक्त साहचर्य उत्पन्न होता है तो इसके कारण भी अधिगम की प्रक्रिया होती है। इस संबंध में युग्मित साहचर्य अधिगम के बारे में भी अनेक प्रकार के अध्ययन किए गए हैं और इसका मुख्य कारण यही बताया गया है कि उद्दीपक अनुक्रिया साहचर्य के कारण ही प्रयोज्य जो है वह अधिगम की क्रिया करता है। और इस बारे में अभी बहुत अधिक प्रामाणिक अध्ययनों का बहुत ज़्यादा हमारे पास इसका प्रमाण नहीं है, कुछ अध्ययनों का अभाव भी है इस बारे में। और इस संबंध में जो भी अध्ययन हुए हैं उसमें पुनर्बलन की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण नहीं स्पष्ट हुई है। और वाचिक अधिगम में ये पाया गया है कि जैसे क्लस्टरिंग के बारे में हमने अभी आपको बताया, तो इस तरह से जो सूची में जो पद होते हैं वह जैसे होते हैं प्रयोज्य उस अनुसार अपने में उसका अधिगम करता है
और अगर इसी तरह की सूची उसको मिलती है और पद उसी स्थान पर होते हैं तो अधिगम का कार्य शीघ्र होता है। और अब हम आपको कुछ विशेष तथ्य बता रहे हैं कि जो साहचर्य उत्तेजना उत्तेजना या उत्तेजना प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया उत्तेजना प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया के बीच ही स्थापित होता है। यह जो एसोसिएशन है, साहचर्य है, यह अग्रोन्मुखी और पृष्ठोन्मुखी दोनों प्रकार का हो सकता है। और जो साहचर्य होता है यह एक प्रकार का मध्यवर्ती चर होता है। युग्मित सहचर अधिगम में प्रयोगकर्ता द्वारा जो उपस्थित किया जाता है उत्तेजना प्रतिक्रिया, वह प्रयोज्य द्वारा ग्रहण की गई उत्तेजना प्रतिक्रिया में उससे समानता भी हो सकती है और भिन्नता भी हो सकती है। तो इस तरह से जो ज़्यादातर अध्ययन हुए हैं हम देखते हैं कि वह पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग के बारे में ज़्यादा हुए हैं। अब हम आपको पूरा वाचिक अधिगम को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करते हैं। मुख्य रूप से आपका प्रयोग जो है क्लस्टरिंग पर है और क्लस्टरिंग जो है वाचिक अधिगम का ही हिस्सा है। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि वाचिक अधिगम को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्बल लर्निंग अब हम आपको बता रहे हैं। वाचिक अधिगम को जो फैक्टर प्रभावित करते हैं उन्हें मुख्यतः हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो सामग्री उपयोग में ला रहे हैं उससे संबंधित कारक या तत्व, और दूसरा जो उस सामग्री को अधिगम करता है यानी प्रयोज्य से संबंधित निर्धारक तत्व। तो सबसे पहले हम सामग्री से संबंधित निर्धारक तत्वों में आपको बता रहे हैं कि मीनिंगफुलनेस ऑफ मटेरियल, सामग्री की सार्थकता। जो वाचिक अधिगम है उसमें विषय सामग्री का जो प्रयोग किया जा रहा है वह विषय सामग्री जितनी अधिक सार्थक होगी, वह जितनी अधिक विषय सामग्री सार्थक होगी, वाचिक अधिगम उतना ही अधिक प्रभावित होगा। इस बारे में बहुत सारे अध्ययन भी हुए हैं और मिलर तथा सेल्फ्रिज 1950 ने ये कहा कि भाषा में जो शब्दों का क्रम होता है जितना ही पास या अधिक होता है, प्रयोज्य जो है विषय सामग्री को उतनी ही जल्दी अधिगम कर लेता है। डिएमेटो ने ये कहा है कि जो मुक्त पुनः स्मरण है, फ्री रिकॉल जो है, वह प्रत्यक्ष रूप से वर्बल लर्निंग की सार्थकता पर ही निर्भर करता है। इस संबंध में नोबल 1952 ने भी अध्ययन किया और अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि क्रमिक अधिगम की गति उतनी ही अधिक होती है जितना वाचिक अधिगम की सार्थकता बढ़ती है। यानी जितना अधिक जो सामग्री सार्थक होगी, सामग्री की सार्थकता जितनी अधिक होगी उतना ही ज़्यादा अधिगम की गति बढ़ जाएगी। पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग युग्मित सहचर अधिगम पर वाचिक अधिगम की सार्थकता का प्रभाव अधिक गंभीर और जटिल, एक तरह से बहुत गंभीर जटिल क्वेश्चन है। इस संबंध पर जो अध्ययन हुए उसमें ये पाया गया कि जो युग्मित पद में पहला पद उत्तेजना और दूसरा पद जो अनुक्रिया कहलाता है, इस बारे में दो साहचर्य मूल्य वाले, जैसे उच्च साहचर्य मूल्य और निम्न साहचर्य मूल्य की सूचियों को लेकर अध्ययन किया गया। और अध्ययन जो किया गया उसमें 4 प्रकार के अध्ययन समूह को अलग अलग
प्रकार की 4 अध्ययन समूहों को सूचियां दी गई और प्रत्येक अध्ययन समूह के जो प्रयोज्य थे उनको 12 प्रयास देकर अधिगम जो है युग्मित सहचर पूर्वाभास विधि के द्वारा कराया गया और सभी अनुक्रियाओं को देखा गया और यह पाया गया कि अंतर यह पाया गया कि उद्दीपक पदों की सार्थकता जितनी अधिक होती है उसमें वाचिक अधिगम उतना ही अधिक होता है। इस तरह से 4 प्रकार के प्रयोज्य समूहों पर अध्ययन करके ये पाया गया कि जिस सूची में जितना अधिक ये सार्थकता थी उसका अधिगम उतने ही सहज प्रकार से हुआ। और मनोवैज्ञानिकों ने ये बताया, ये अध्ययन करके मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि सीखने में युग्म के प्रतिक्रिया शब्द की सार्थकता जो है वह युग्मित सहचर अधिगम को प्रभावित करती है और उत्तेजना शब्द की सार्थकता जो है युग्मित सहचर अधिगम को कम प्रभावित करती है। तो इस अध्ययन के आधार पर यह पता लगता है कि वाचिक अधिगम में विषय सामग्री जितनी अधिक सार्थक होगी वाचिक अधिगम वर्बल लर्निंग उतना ही अधिक होगा। इस संबंध में फ्रीक्वेंसी संबंधित अध्ययन भी किए गए, आवृत्ति संबंधित। स्मृति जो है, स्मृति का जो एक तरह से जो स्मृति की प्रक्रिया है इसकी जो मौलिक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ओरिजिनल इसका ऑर्गेनाइजेशन का वर्क होता है वह जो है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। और कोई भी चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, सभी शब्दों की जो उपयोग के करने की फ्रीक्वेंसी होती है वह एक जैसी नहीं होती है। कुछ शब्द अधिक उपयोग में आते हैं, कुछ रेयर केस में आते हैं, कुछ कम आते हैं। तो जितनी ज़्यादा जिस शब्द की उपयोग की आवृत्ति होती है, मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में यह पाया गया, यह प्रत्यक्ष रूप से ये सिद्ध हो चुका है कि अधिगम किए जाने वाले शब्द की फ्रीक्वेंसी जितनी अधिक होगी अधिगम भी उतना ही सरल होता है। और यानी जो चीज़ अधिगम के लिए व्यक्ति को दी जा रही है उन शब्दों से व्यक्ति जितना अधिक परिचित होगा उतनी ही आसानी से वह अधिगम कर लेता है। इस संबंध में डीस ने भी अपने अध्ययन किए और बताया कि जो निम्न आवृत्ति वाले शब्दों की जो सूची है ये उसे याद करना सरल होता है, जबकि अधिक आवृत्ति वाले जो शब्दों की सूची है उसे याद करना कठिन होता है। इसका कारण ये है कि जिस क्रम में प्रयोग को शब्दों की सूची को याद करना होता है उनमें जो साहचर्य व्यवधान उपस्थित होता है। यह भी उन्होंने बताया डीस ने कि जो अधिक आवृत्ति वाले जो शब्द होते हैं उनमें अंतः शब्द साहचर्य अधिक होता है तथा जो निम्न आवृत्ति वाले शब्द होते हैं उनमें अंतः शब्द साहचर्य जो है कम होता है। अंडरवुड ने अपने अध्ययन के आधार पर, अंडरवुड 1969 में अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि याद किए जाने वाले पद की जो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, महत्वपूर्ण कारक है जो एक पद से संबंधित एक स्मृति को दूसरी स्मृति से अलग करने में सहायक होता है। यह जो आवृत्ति होती है कारक से संबंधित वस्तु के ढूंढने में सहायक, स्मृति में वांछित वस्तु को ढूंढने में सहायक होती है। यानी यह आवृत्ति कारक जो है स्मृति से अगर किसी चीज को
खोजना है, ढूंढना है, तो उसमें यह फ्रीक्वेंसी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। फिर है व्याकरण संरचना या सन्निकटता। इस बारे में एप्स्टाइन ने अध्ययन किया है और अध्ययन कर में उन्होंने 4-5 प्रकार के वाक्य बनाए और उस वाक्य को उन्होंने लगभग एक तरह से ये जो वाक्य थे इसमें 4-5 प्रकार के वाक्य बनाए और जिसमें जो 4 प्रकार के वाक्य थे एकदम निरर्थक प्रकार के थे। और एप्स्टाइन ने अपने प्रयोग में यह देखा कि प्रयोज्य जो है ऐसे वाक्यों को सीखने में अधिक समय लगाया जो कि बहुत अधिक निरर्थक प्रकार के थे और ऐसे वाक्यों को सीखने में कम समय लगाया जिनमें कि व्याकरण सन्निकटता अधिक थी और जो काफ़ी हद तक व्याकरण संरचना के निकट थे। तो इस आधार पर एप्स्टाइन ने ये कहा कि जो वाक्य अथवा वाचिक सामग्री में व्याकरण सन्निकटता या संरचना की विशेषता जितनी अधिक होगी उसका वाचिक अधिगम जो है वह प्रयोज्य उतनी ही आसानी से और शीघ्रता से करेगा। इसके अलावा सामीप्य, प्रयोज्य को जो वाचिक सामग्री दी जाती है उसको अधिगम करने में जितना अधिक समय बीतता जाएगा अधिगम करके उसका रिकॉल करने में वह उतना ही विस्मरण किया जाएगा करता जाएगा। किंतु यदि अधिगम की हुई सामग्री की जो विस्मृति जो है वह वाचिक सामग्री की केवल समय पर ही नहीं डिपेंड करता है, इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उसकी जो सूची है वह किस प्रकार की है। प्रायोगिक अध्ययन में यह सिद्ध हुआ है कि अधिगम की हुई वाचिक सामग्री में जितना अधिक सामीप्य होगा, समानता होगी, उतना ही अधिगम जो है वह कम होता है। इसके बाद हम आपको बता रहे हैं अंतः सूची समानता। वाचिक अधिगम के लिए जो सामग्रियां निर्मित होती हैं उसमें अनेक वाचिक इकाइयां होती हैं। ये जो वाचिक पद होते हैं सार्थक शब्दों की सूची और वाचिक पदों की जो सार्थकता होती है उसमें समानता हो सकती है। निरर्थक पदों की सूची के पद में जितने अधिक अक्षर समान होते हैं समानता उतनी ही अधिक होती है। अक्षरों की जो समानता होती है वह आकृतिक समानता तथा अर्थ की समानता और साहचर्य की समानता कहलाती है। इसी प्रकार संप्रत्ययात्मक समानता भी पाई जा सकती है। डिएमेटो ने कहा है कि ये कहा जा सकता है कि युग्मित सहचर अधिगम में उत्तेजना समानता जितनी अधिक होगी अधिगम की जो गति है वह उतनी ही मंद होगी। इस संबंध में अनेक प्रकार के प्रयोगात्मक अध्ययन किए गए हैं और ये पाया गया है कि अर्थ की समानता या साहचर्य जो परक समानता जो है वह ये पाया गया है कि इसके लिए काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है। और जो संप्रत्ययात्मक समानता है यह आयु से भी प्रभावित होती है। कम आयु के जो बच्चे होते हैं जिनमें संप्रत्यय का विकास कम होता है उनका जो वाचिक अधिगम होता है वह संप्रत्ययात्मक समानता से कॉन्सेप्चुअल सिमिलैरिटीज से उतना अधिक प्रभावित नहीं होता है। जबकि जो अधिक आयु के होते हैं वो बच्चे या व्यक्तियों का इससे वाचिक अधिगम बहुत अधिक प्रभावित होता है। ये सब अध्ययन ये बताते हैं कि बच्चों का जो वाचिक अधिगम है
वह संप्रत्यात्मक समानता से सार्थक रूप से प्रभावित नहीं होता है। इसके अलावा सीक्वेंशियल डिपेंडेंसीज, इसके बारे में आपको हमने बताया था, अनुक्रमिक पराधीनता। इसके दो प्रकार बताए थे आपको, एक तो अक्षरों की और दूसरा शब्दों की। अक्षरों की अनुक्रमिक पराधीनता का मतलब होता है कि एक अक्षर के बाद दूसरे अक्षर के घटित होने की जो संभावना होती है। अक्षरों की जो अनुक्रमिक पराधीनता है, इस पर जो अध्ययन हुए हैं उनमें ये पाया गया है कि अक्षरों की अनुक्रमिक पराधीनता के बारे में जो निष्कर्ष पर पहुंची कि पदों की जो उच्चारणशीलता होती है वह जितनी अधिक होती है उनका अधिगम शीघ्र और सही होता है। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकला कि सूची की अनुक्रमिक पराधीनता और युग्मित सहचर विधि द्वारा अधिगमी पूर्वाभास में संबंध है। पूर्वाभास उतना ही अधिक होता है जितना अधिक अनुक्रमिक पराधीनता होती है। और शब्दों की अनुक्रमिक पराधीनता का तात्पर्य है इसकी बोले गए शब्द के बाद संबंधित भाषा के जो कुछ शब्द आने की संभावना अधिक होती है, ऐसे शब्दों के लिए, जैसे कि बैट के साथ बॉल का आना, इनके बारे में अनुक्रमिक पराधीनता से संबंधित जो सूचियां तैयार की जाती हैं, ऐसे में इनकी जो संभावना अधिक हो जाती है। इस प्रकार से अध्ययन ये बताते हैं कि अनुक्रमिक जो पराधीनता है, चाहे वो शब्दों की हो चाहे वो अक्षरों की हो, यह भी जो है यह वर्बल लर्निंग को प्रभावित करती है। अब हम आपको, ये तो थी सामग्री से संबंधित फैक्टर या कारक। अब कुछ कारक ऐसे हैं जो कि प्रयोज्यों से संबंधित होते हैं, यानी सब्जेक्ट से संबंधित होते हैं। सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसमें मेमोरी स्पैन की। मेमोरी स्पैन की बात करने से पहले हम आपको 7+-2, क्या इसको सुनकर आपको कुछ याद आया? यह जो है इसे जादुई अंक 7 भी कहा जाता है। मिलर ने अपने प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर यह बताया कि एक समय में एक सामान्य एडल्ट व्यक्ति का जो स्मृति विस्तार होता है वह 7+-2 होता है, यानी 7 में से 2 घटाइए 5, 7 में 2 जोड़िए 9, यानी 5 से 9 इकाइयों तक का होता है। और यह जो है व्यक्ति की स्मृति क्षमता या विस्तार जो है यह सीमित होता है, और मिलर ने यही बताया कि 5 से 9 इकाइयों तक वाचिक इकाइयां होती हैं, और व्यक्ति का स्मृति विस्तार भी वाचिक अधिगम से प्रभावित होता है। और व्यक्तियों का जितना अधिक स्मृति विस्तार होगा उसका वाचिक अधिगम जो है उतना ही अधिक और शीघ्रता से होगा। अंडरवुड और शुल्च ने ये कहा है कि जो पुनः स्मृति है वह अनुभवों में नवीनता पर निर्भर करती है। साथ ही साथ मोटिवेशन, प्रेरणा, अध्ययन यह प्रमाणित करते हैं, यह सिद्ध करते हैं कि जो मोटिवेशन है वह लर्निंग को प्रभावित करने वाला, किसी भी तरह के सीखने को प्रभावित करने में जो प्रेरणा है वह बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण कारक है। इस संबंध में जो अधिगम किए गए हैं, वाचिक अधिगम के संबंध में जो अध्ययन किए गए हैं, उसमें यह पाया गया, जैसे वाइनर ने अपने अध्ययन के आधार पर यह बताया
कि वाचिक अधिगम जो है वह रीइंफोर्समेंट के मैग्नीट्यूड से, पुनर्बलन के आयाम से कम प्रभावित होता है। डिएमेटो ने यह कहा कि वाचिक अधिगम करते समय जो प्रयोज्य को निर्देश दिए जाते हैं, इसीलिए आपसे बार बार कहा जाता है कि किसी भी प्रयोग की, किसी भी एक्सपेरिमेंट की जान होती है निर्देश। तो अब आप डिएमेटो का निष्कर्ष सुनिए कि डिएमेटो ने यह कहा कि वाचिक अधिगम करते समय प्रयोज्य को जो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, वह निर्देश जो होते हैं, वह अधिगम में प्रेरणा का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से प्रेरणा का प्रभाव का जो अध्ययन है वह आकस्मिक अधिगम के क्षेत्र में भी हुआ, और आकस्मिक अधिगम में ये पाया गया कि प्रेरणा के अभाव में सीखना अधिक मात्रा में नहीं होता है। डीस और हल्स ने भी अपनी पुस्तक में इस तथ्य की पुष्टि की है कि जो निर्देश होते हैं वह अधिगम के लिए प्रयोज्य को प्रेरित करती हैं। सांवेगिकता और सक्रियकरण, इस बारे में भी अध्ययन हुए हैं और दैनिक जीवन में भी यह देखा गया है कि जो सांवेगिक शब्द होते हैं, इनके उपस्थित होने पर व्यक्ति जो है वह, यानी ऐसे शब्द जो उसको इमोशनली उत्तेजित करते हैं, ऐसे शब्दों के उपस्थित होने पर व्यक्ति जो है सक्रिय हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और जिसके कारण उसके सामने यह जब सांवेगिक शब्द उपस्थित किए जाते हैं तो इसका प्रभाव भी अध्ययन पर होता है। इस संबंध में जो अध्ययन किए गए उसमें विभिन्न प्रकार के ऐसे पदों को लेकर प्रस्तुत किया गया और इस बारे में GSR को भी नोट किया गया। GSR यानी गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स, और इस GSR को जो है सक्रियकरण का सूचक माना गया। और इस संबंध में जो था अध्ययन किया गया वह युग्मित सहचर पदों को उपस्थित करने के बाद उत्तेजना पद को एक एक करके प्रस्तुत किया गया और प्रयोज्य से अनुक्रिया पदों का जो पुनः स्मरण कराया गया। यह जो पुनर्स्मरण था 2 मिनट, 20 मिनट, 45 मिनट, एक दिन, एक सप्ताह बाद करवाया गया और यह निष्कर्ष निकाला गया कि 2 मिनट बाद उच्च उत्तेजना पद के लिए पुनः स्मरण कम था, परंतु पुनः स्मरण के लिए जैसे जैसे समय 20 मिनट, 45 मिनट, एक दिन, सप्ताह तक बढ़ाया गया तो यह देखा गया कि जो उच्च उत्तेजना वाले पद थे उनके लिए पुनः स्मरण जो था वह बढ़ता चला गया। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो ये अधिगम है, वाचिक अधिगम है, इसमें जो सांवेगिक शब्द हैं यह जो हैं यह प्रभावित करते हैं और अधिगम की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इस संबंध में ये भी अध्ययन किया गया कि अधिगम का जो समय होता है, ये अधिगम में जो प्रयास कराए जाते हैं वह प्रयास जो है अधिगम का कुल समय, यह भी अधिगम को प्रभावित करता है। इस बारे में शूल्च ने भी अध्ययन करके यह निष्कर्ष दिया कि जो युग्मित सहचर अधिगम, फ्री रिकॉल और एक निश्चित सीमा तक क्रमिक अधिगम जो हैं इससे प्रभावित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो कि ये अधिगम को, वाचिक अधिगम को प्रभावित करते हैं। आपको अब हम अभ्यास संबंधित कुछ निर्धारक तत्वों के बारे में भी बता रहे हैं। अभ्यास से संबंधित भी कुछ कारक ऐसे हैं
जो कि यह वाचिक अधिगम को प्रभावित करते हैं। वाचिक अधिगम के जो अध्ययन हुए हैं उसमें यह देखा गया है कि अभ्यास जो है वह दो प्रकार से कराया जा सकता है। एक तो चाहे मास्ड मेथड का यूज किया जाए या डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड का, यानी संकलित या वितरित अभ्यास, और संपूर्ण विधि द्वारा अभ्यास या अंश विधि के द्वारा अभ्यास। तो संकलित या और वितरित अभ्यास से संबंधित जो अध्ययन देखा गया है उसमें ये पाया गया कि संकलित अभ्यास विधि में जो प्रयोज्य को सामग्री दी जाती है उसे बिना आराम दिए एक ही साथ सामग्री को एक सत्र में तब तक सिखाया जाता है जब तक कि वह निश्चित स्तर तक अधिगम नहीं कर लेता है, जबकि वितरित विधि में सामग्री में बीच बीच में रेस्ट देकर ही अध्ययन कराए जाते हैं। हॉलैंड ने अपने अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष दिया कि संकलित अभ्यास विधि की अपेक्षा वितरित अभ्यास विधि अधिक श्रेष्ठ होती है। इस संबंध में कैपल ने भी अध्ययन करके बताया कि संकलित अभ्यास विधि और वितरित अभ्यास विधि की जो अध्ययन हुआ उसमें उन्होंने एक तरह से युग्मित सहचर अधिगम का प्रयोग किया और अपने अध्ययन में इन्होंने पाया कि वितरित अभ्यास विधि भी में युग्मित सहचर अधिगम की जो मात्रा थी वह अधिक थी। इस संबंध में कैंडलैंड ने भी अध्ययन किया और कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो प्राप्त किए वह ये थे कि प्रयोगों से यह स्पष्ट हुआ कि संकलित अभ्यास विधि की अपेक्षा वितरित अभ्यास विधि अधिक प्रभावशाली रही, और वितरित अभ्यास विधि में ये जो अंतराल है वह चाहे कितना भी छोटा क्यों न रखा जाए, लेकिन जो अंतराल रखा जाता है इसका प्रभाव काफी प्रभावशाली होता है। अंडरवुड ने यह भी विचार दिया है कि वाचिक अधिगम के क्षेत्र में संकलित अभ्यास विधि की अपेक्षा वितरित अभ्यास विधि अधिक प्रभावशाली नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि वाचिक अधिगम में वितरित अभ्यास विधि के द्वारा अधिगम करने में समय अधिक लगता है। यानी अंडरवुड ने इसके विपरीत अपना निष्कर्ष दिया है। अंडरवुड तथा शूल्ज ने भी अध्ययन किया और इस अध्ययन के जो निष्कर्ष निकला उन्होंने ये कहा कि संकलित अभ्यास विधि की अपेक्षा वितरित अभ्यास विधि जो है अधिक का इससे अधिगम प्रयोज्यों के लिए सुविधाजनक होता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि वितरित अभ्यास विधि में प्रयासों के मध्य जो अंतराल की अवधि होती है वह एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रयोज्य जितना विश्राम करता है वो जो अंतराल में विश्राम का जो प्रभाव होता है वह यह है कि सीखी हुई अनुक्रिया का विस्मरण हो जाए या उससे संबंधित अनुपयुक्त जो अनुक्रियाएं हैं उनका विस्मरण हो सकता है। इसलिए कई बार जो ये भी देखा गया है कि जो विश्राम है वह बाधक भी सिद्ध हो सकता है। इस संबंध में होल और पार्ट मेथड का भी उपयोग किया गया, संपूर्ण विधि और अंश विधि। इस संबंध में ये पाया गया है कि जो संपूर्ण विधि होती है, अध्ययन जो किए गए हैं उसमें किसी जो सामग्री होती है उसे प्रारंभ से लेकर अंत तक पूरा एक बार में सीखा जाता है, जबकि जो अंश विधि होती है उसमें सामग्री को छोटे छोटे खंडों या अंशों में बांट लिया जाता है
फिर पहले अंशों का अध्ययन करके और फिर संपूर्ण को एक साथ किया जाता है। तो इस संबंध में भी जो अध्ययन हुए हैं उसमें स्टीवेंस ने अध्ययन किया और यह निष्कर्ष दिया कि पूर्ण विधि से लगने वाला समय कम होता है और अंश विधि से समय अधिक लगता है। मैकगॉश ने भी अध्ययन किया और यह बताया कि जो इन्होंने दोनों प्रकार की विधियों से अध्ययन किया, संपूर्ण और अंश विधि, दोनों से अध्ययन करके इन्होंने ये कहा कि किसी विधि को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता, यह डिपेंड करता है सामग्री के ऊपर। इसी प्रकार से अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी इस संबंध में अध्ययन किया और अध्ययन ये बताते हैं कि पूर्ण और अंश विधि दोनों विधियां भी उपयोगी हो सकती हैं और यह डिपेंड करता है सामग्री की लंबाई पर, अधिगम करने वाले के स्वरूप पर और किस प्रकार की सामग्री का स्वरूप है। जैसी सामग्री होती है उसके अनुसार अगर विधि का चयन किया जाए तो परिणाम अच्छे प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से वाचिक अधिगम एक अधिगम के लिए का प्रकार है और मनुष्यों का अधिकांश सीखना वाचिक अधिगम ही होता है और आपको इस संबंध में वाचिक अधिगम में क्लस्टरिंग के फैक्टर पर ही अध्ययन या प्रयोग करना है।